हाय मित्रों, फिर से मैं शशांक शेखर हाजिर हूँ। रुक्मिणी न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो मेरी बुक है उसका डिस्कशन को लेकर के, और इस वीडियो में हम लोग 181 से 200 प्रश्नों तक का हल देखेंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें भी करेंगे। देखिए, ये जो आपका न्यूमेरिकल है 181 नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि m kg द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर उसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल है। देखिए, ये रैंप पर हम ये कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये रैंप है आपका, तो यहाँ पर कितना किलो है, तो देखिए 10 किलो जूल है। 10 किलो जूल है। कह रहा है कि इसका जो वेग है, वेग भी दिया हुआ है यहाँ पर वेग दिया हुआ v बराबर कितना 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जब ऊपरी अवस्था में था, जब प्रारंभिक अवस्था में था, यहाँ 625 जूल इसकी एनर्जी थी। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इसका इतना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में वेग कितना था। तो आसान बात है, सबसे पहले ये इस अंतिम गति ऊर्जा का प्रयोग करके हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। द्रव्यमान निकाल लीजिए। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ke2 मान लेते हैं। जब रैंप निचली अवस्था में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ke2 है। तो ke2 बराबर क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको द्रव्यमान का मान निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपको? ke2 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, v²। तो ये निकाल लीजिए। अब देखिए क्या क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी ke2 10 किलो जूल है, तो 10 गुना किलो बोल रहा है, तो किलो तो 10³ होता है किलो, और 2 तो 2 पहले से ही है यहाँ पर, और 20 मीटर पर सेकेंड वेग है, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो 400 मीटर पर सेकेंड हो गया। 20 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। 10 किलो जूल गुना 2 बटे 20 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये निकल गया आपको। अब काट देते हैं इसको, देखिए ज़रा कैसे कटेगा। तो ये कर लेते हैं, ये 0 और ये 0, यहाँ पर एक 0 कम गया, तो 10⁻² बचा गुना 2/4। देखिए 2 जा 4, यहाँ 100 हो गया, 100/2 बराबर 50 kg। ये द्रव्यमान निकल गया। तो जब आपको द्रव्यमान निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल लीजिए। ke1, काइनेटिक एनर्जी ke1 आपको दिया हुआ है कितना? 625 जूल दिया हुआ है। यहाँ से वेग निकालना है तो 1/2 mu² बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 mu² बराबर 625। तो 625 कर लीजिए। u बराबर 625 गुना 2 बटे m का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 50 kg दिया हुआ, तो 50 का √अंडर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको 25 दूनी 50 कर लीजिए, और 25 आई कितना 625, तो बराबर √अंडर क्या निकल गया 25। और जब √25 को हम डील करेंगे तो ये निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या किए हम प्रश्न में क्या किए कि सबसे पहले हमने जो गतिज ऊर्जा दिया हुआ था उससे द्रव्यमान निकाल लिए। ये अंतिम गतिज ऊर्जा दिया हुआ, इससे हमने द्रव्यमान निकाल लिया, और उस द्रव्यमान के आधार पर हमने क्या किया कि आपको काइनेटिक एनर्जी ke1 बराबर 625 आपको दिया हुआ है, वहाँ से हमने क्या किया, आपको वेग का वैल्यू निकाल लिए, और वेग का मान निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान में रखना है कि 5 मीटर पर सेकेंड वेग निकलेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा ke बराबर होता है हाफ mv², और गतिज ऊर्जा को अगर संवेग में हम व्यक्त करें तो ke बराबर होता है p²/2m। p² क्या होगा? 2m हो जाएगा। ध्यान में रखना है, p जहाँ संवेग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 182 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक पंप की कार्य क्षमता 50% है, 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप की इनपुट शक्ति ज्ञात करें। क्या निकालना है? पाइप की इनपुट शक्ति ज्ञात करना है। देखिए, आपको पता है कि हमको पावर निकालना पड़ेगा, तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर, ठीक है, आपको यहाँ पर अस्थितिज ऊर्जा के केस में पंप जो है पंपिंग करके ऊपर ले जा रहा है, तो पंपिंग करके कहाँ ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है। तो पोटेंशियल पावर बराबर होता है mg
H अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्यों मित्रों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पंप जो है पानी को लेकर के ऊपर तक ले जा रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये कितनी ऊंचाई तक ले जा रहा है, H ऊंचाई तक ले जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर निकाल लीजिए mgh, ठीक है, और चूंकि T समय में ऊपर लेके जा रहा है तो mgh इंटू टी। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि ये 50% शक्ति तक अपना काम कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो पोटेंशियल एनर्जी पावर बराबर क्या हुआ, पावर का 50% ही काम ये कर पा रहा है। 50% कर देते हैं, बराबर कितना है, तो m का वैल्यू देखिए कितना है, तो 2 टन पानी बोल रहा है। कितना टन पानी बोल रहा है, 2 टन बोल रहा है। तो 2 गुना 2 टन कर लीजिए, 1 टन में 1000 kg होता है, गुना जी का वैल्यू कर लेते हैं 10, गुना H का वैल्यू देखिए, H कितने मीटर ऊंचाई तक ले जा रहा है, तो प्रश्न में दिया हुआ 60 मीटर ऊंचाई तक ले जा रहा है भाई। और टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितने मिनट में, तो 20 मिनट में दे रहा है, तो 20 मिनट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं। तो 2 गुना टन बराबर क्या हुआ, 1000 kg हो गया, गुना 10 गुना 60 बटे 20 मिनट है, तो 20 गुना 60 कर लीजिए, ठीक है, 20 गुना क्या कर लीजिए, 60 कर लीजिए। तो इसको काट लेते हैं, 60 को कैंसिल कर देते हैं, 20 ये 20 कर दीजिए, क्या हुआ, 1000 आ गया, 1000 आ गया। अब P का 50%, तो P का 50 बटा क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो भाई तो क्या कर लीजिए, 50 दूनी क्या हो गया, 100 हो गया, बराबर कितना, 1000। तो पावर P बराबर हो गया 1000 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 2000 वाट हो गया। यानी आपने पावर उसको कितना दिया, 2000 वाट दिया, तो 2000 वाट दिया। 2000 वाट को हमको क्या बदलना है, किलोवाट में बदल लीजिए, तो 2 किलो वाट हो गया। तो ध्यान में रखना है कि पावर कितना देना पड़ रहा है उसको, 2 किलो वाट देना पड़ रहा है। ये इनपुट शक्ति होता है। पावर क्या हो जाएगा, पावर जनरली ध्यान में रखना है कि पावर जो है कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो इसके आधार पर हमने क्या निकाल लिया, शक्ति निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 183 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1.6 कूलम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है। तो आसान प्रश्न है। तो देखिए, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है क्या करते हैं, विभव गुना आवेश। विभव और आवेश के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत ऊर्जा U बराबर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा U बराबर होता है आवेश Q गुना विभव V या विभवांतर V। विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आवेश देख लीजिए कितना है, तो आवेश आपका दिया हुआ 0.8 वोल्ट दिया हुआ है, तो 0.8 कर लेते हैं, 0.8 वोल्ट। विभवांतर दिया हुआ 1.6 कूलम दिया है, तो 1.6 गुना विभवांतर देखिए कितना दिया हुआ है, 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको उड़ाइए, नीचे 10 दीजिए, इसको भी उड़ाइए, नीचे 10 दीजिए। 16 8 क्या होगा, 16 8 44, ठीक है। तो 16 8 28 से 128, यहाँ देखिए 128 हो जाएगा, 16 8 28 से, तो 1.28 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 10 गुना 100 हो गया। इसको निकालेंगे 1.28 जूल हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आवेश और विभवांतर के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा U बराबर आवेश गुना विभवांतर Q इंटू V होता है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, सवाल निकाल लिया, सवाल का आंसर निकाल लिया। जब भी ऊर्जा का यूनिट होता है तो वो क्या होगा, जूल हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है V इंटू आई। क्या होता है, VI। तो यदि यहाँ से हम करें तो इसके आधार पर भी हम कर सकते हैं। आपको पता है वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो W बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू क्या कर देते हैं, T कर देते हैं। IT को हम Q बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं, यानी आवेश बोलते हैं। यानी विभवांतर गुना, ठीक है, विभवांतर गुना आवेश के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विभवांतर गुना आवेश के गुणनफल को क्या कहा जाएगा, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 184 नंबर सवाल देखते हैं। किसी गियर ट्रेन में संचालक गियर में 10 दांते हैं, जबकि संचालित गियर में 10 दांते हैं। संचालित गियर में प्रत्येक 16 चक्र के लिए संचालित गियर 40 चक्कर घूमता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संचालित गियर जब 16 चक्कर घूमता है तो, ठीक है, संचालक जो है 16 चक्कर के लिए
फ्लोअर गियर कितना होगा, 40 चक्कर घूमता है। तो एक गियर निकालेंगे और 10 चक्कर के लिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि भाई जब 16 चक्कर घूमता है तो फ्लोअर गियर का मान 40 होता है। फ्लोअर गियर का मान कितना होता है, 40 होता है। देखिए प्रश्न के नीचे भाग में 16 चक्कर के लिए, चूंकि 16 चक्कर के लिए चक्कर, ये देखिए ये दांत लगा होता है गियर में, और इसके आधार पर क्या होता है, वो मूव करता है। तो मूव करता है, जब चक्कर लगाएगा तो 16 चक्कर लगाएगा, तो 16 चक्कर अगर लगाएगा वो संचालक गियर, 16 चक्कर संचालक गियर बराबर कितना, संचालक गियर बराबर फॉलोअर गियर कितना चक्कर लगा रहा है, तो 40 चक्कर लगा रहा है। देखिएगा ये फॉलोअर गियर होगा, ये यहाँ पर लगा रहता है, दांत लगा रहता है, फॉलोअर गियर होगा। ये अगर 16 चक्कर लगाता है उसके रेस्पेक्ट में ये कितना लगाता है, 40 चक्कर लगाता है। 40 चक्कर, ठीक है। तो अब एक चक्कर निकाले थे, एक चक्कर अगर संचालित गियर लगाएगा तो ये फ्लोअर गियर कितना लगाएगा, फ्लोअर गियर कितना चक्कर लगाएगा भाई, फ्लोअर गियर कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये लगाएगा आपको 40/16। तो कह रहा है कि 10 चक्कर अगर संचालक गियर लगा रहा है, फ्लोअर गियर कितना चक्कर लगाएगा, तो 40/16 गुना 10 हो गया, ये चक्कर लगाएगा। तो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या करेंगे, 4 चौके 16, 4 10 40, 4 और 25 अंक क्या हो गया, 100 हो गया, यानी 25 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा फ्लोअर गियर, 25 चक्कर लगाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। आसान प्रश्न है ये। देखिए आपको क्या है कि दिस इज संचालक गियर और ये है फ्लोअर गियर। तो संचालक गियर जो क्या होता है, उसके साथ फ्लोअर गियर लगा होता है। जब संचालक गियर 16 चक्कर लगाता है तो प्रश्न में दिया हुआ है कि फ्लोअर गियर आपका जो है, ये वाला गियर, ये 40 चक्कर लगाता है। फिर कह रहा है कि अगर 10 चक्कर संचालक गियर लगाए तो फ्लोअर गियर कितना लगाएगा। तो इसके आधार पर हमने प्रश्न को डील कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अभी 185 नंबर सवाल पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 60 kg द्रव्यमान के एक पिंड, 60 kg द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार इतना है, तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न है। आपको पता है कि मैंने कई बार बताया है कि किसी भी वस्तु द्वारा, ठीक है, या किसी भी ग्रह द्वारा पिंड को अपनी ओर खींचने के लिए जितना बल लगाया जाता है उस बल को ही हम भार कहते हैं। और भार W बराबर क्या होता है, भार W बराबर भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ये हो जाएगा m × g हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि देखिए भार जो लग रहा है वो भार का मान कितना है, 222 न्यूटन है, और ठीक है आपको द्रव्यमान का भी मान दिया हुआ है। तो 222 बराबर द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 60 kg गुना g का मान वहां पर निकालना है। कहां पर, कौन सा ग्रह पर, तो ये ग्रह है मंगल। ये कौन सा ग्रह है, मंगल। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहां पर, मंगल पर, ठीक है। तो देख लीजिए मंगल पर, मंगल क्या हो जाएगा, जी मंगल। तो जी मंगल निकाल लीजिए, जी मंगल पर बराबर क्या होता है, 222/60 निकाल लीजिए। 6 3 18, 6 3 18, 18 4 0 6 7 42 और 10 नीचे 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वजनित त्वरण कितने निकल गया, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के केस में, पृथ्वी के लिए g बराबर कितना होता है, पृथ्वी के लिए g अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी पृथ्वी है, इससे अगर ऊपर जाते हैं तो g का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी के अगर ठीक है अंदर जाते हैं तो g का मान क्या होता है, घटता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि विषुवत रेखा, ये है आपका विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ये बार बार आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो जी का मान घटता है। और सबसे अधिक भार जो है किसी वस्तु का वो कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक भार जो है वस्तु का वह ध्रुव पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि -200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। देखिए तापमान के बहुत सारे स्केल होते हैं, तापमान के जो स्केल होते हैं जैसे ठीक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन,
रोमर और रैंकिन, ये स्केल मैं बताता हूँ। और मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए सभी स्केलों के बीच संबंध होता है, और ये संबंध क्या होता है, C बटे 100 बराबर C बटे क्या 100 बराबर क्या होता है F माइनस 32 बटे कितना 180 और बराबर K माइनस 273 बटा क्या हो गया 100 और बराबर क्या हो जाएगा आपको R बटे 80। ठीक है, तो ये जनरली 4 हम बता रहे हैं आपको, 4 आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है। क्या दिक्कत है भाई, सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो माइनस 200 बटा क्या कर दीजिए 100 बराबर F माइनस 32 बटा कितना 180, 20 पंचा 100, 20 नमा 80 और इसको गुना कीजिए, देखिए क्या होता है माइनस 1800, 9 से गुना कर दीजिए बराबर 5F माइनस 160, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, दिस इम्प्लाई 5F बराबर माइनस 1800 प्लस कितना 160 कर दीजिए बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1800 में 60 जोड़ दीजिए कितना हो गया 1640। ठीक है, तो 5F बराबर 1640 हो गया, 5F बराबर दिस इम्प्लाई 5F बराबर 1640, इसीलिए F बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1640 बटा 5। अब निकाल लेते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस, ठीक है 3 5 तिया 15 हो गया 3, ठीक है 3 हो गया और यहाँ पर 1 बचा, 1 और 4, 5 दूनी 10, 5 8 40 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 328 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। तो आसान सवाल है, याद रखना है कि विभिन्न स्केलों के बीच जो संबंध होता है C बटे 100 बराबर F माइनस 32 बटे 100 बराबर K माइनस 273 बटे कितना होता है 100 बराबर R बटे 80, तो इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। और इस स्केल पर आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है कितना हो गया आपका टेम्परेचर निकल गया कितना, तो माइनस 328 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस 200 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहिए आपको कि 0 केल्विन बराबर होता है, 0 केल्विन बराबर होता है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसलिए को परम शून्य ताप कहा जाता है। कौन सा ताप कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 187 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 187 नंबर का प्रश्न, 187 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, तो उसका क्या निकालें, तो 64 किलो जूल है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या कैसे निकालेंगे कैसे, तो हमारे प्रश्न में 2-3 ही बातें हैं करने के लिए। क्या है कि आपको दिया हुआ है 64 किलो जूल, देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ 64 किलो और जूल, तो आपको पता है किलो जूल क्या होता है 64 गुना 10⁻³ जूल को किलो जूल कहते, तो ये निकल गया आपका। अब फिर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है, तो 500 केजी है भाई, द्रव्यमान का मान है 500 केजी और वेग का मान निकालना है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv² बराबर 64 गुना 10⁻³, ठीक है, और v का मान निकाल लीजिए, v बराबर क्या हो जाएगा 64 गुना 10⁻³ बटा m का वैल्यू है 500 केजी, कितना केजी है 500 केजी है। और क्या कर लेते हैं, आपको गुना 2 ऊपर कर लीजिए का रूट अंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 दूनी क्या होता है 1000, चलिए करके देखते हैं, 64 गुना 1000 गुना 2 बटा 500 का रूट अंडर। अब देखिए कट गया, 500 दूनी 2000 और 64 का निकल गया 8 और 4 का निकल गया कितना 2, यानी 16 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग का मान कितना निकल गया 16 मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो आसान प्रश्न है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 15 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ठीक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें या आर प्रतिरोध ज्ञात करें, निकालना है। कि देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि देखिए भाई आपका आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई जी, तो ये दिया हुआ आर इक्विवेलेंट कितना 15 ओम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है R1 का वैल्यू है 20 ओम और R2 का वैल्यू है R ओम है, और समांतर संयोजन करना। तो समांतर संयोजन आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये है फार्मूला आपको। तो क्या कर लें 20 गुना R बटे
20 प्लस आर, और ये आर इक्विवेलेंट का मान कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, तो निकाल लेते हैं। 15 बराबर 20 इंटू आर बटे 20 प्लस आर, निकाल लीजिए भाई। इसको इधर करिए गुना, और इसको इधर कर लेते हैं गुना, 15 बटे 1 कर लेते हैं, नहीं कुछ है तो। अब देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पर, 15 को 15 ही रहने दीजिए, 15 गुना 20 प्लस आर बराबर क्या निकल जाएगा, 15 गुना 20 प्लस आर बराबर क्या निकल जाएगा, 20 इंटू आर, या 20 आर कर लीजिए। 15 20 आई 300 प्लस 15 आर बराबर 20 आर, इसको इधर कर लीजिए। 5 आर बराबर 300, और आर बराबर क्या निकल गया, 300 बटे 5, ठीक है। तो निकाल लीजिए, 5 कितना निकल गया, 60 ओम निकल गया। यानी आपका जो ये प्रतिरोध है R2 कितना ओम हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा नंबर होगा, बी नंबर आंसर होगा। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 189 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रोग प्रतिरोधकता L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें I सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो विभवांतर V के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए आपको पता है कि R बराबर होता है रो L बाय ए, क्या होता है, R बराबर रो L बाय ए होता है। जरा देखते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत बन जाएगा। सवाल कह रहा है कि R बराबर क्या होगा, तो R बराबर रो L अपॉन ए होता है, ये हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भी विभवांतर है, और आपको पता है अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम के नियम से ध्यान दीजिएगा जरा, ओम के नियम से क्या होता है, आपको पता है कि V बराबर होता है आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर, या I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर होता है। और भाई साहब आपको R का मान ऊपर से ले लेते हैं, इससे इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए, V अपॉन रो इंटू L, ऊपर चला गया क्या, A चला गया। और ये भी आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, Q बाय T होता है, I बराबर क्या होता है, Q बाय T होता है। चलिए V A अपॉन रो L होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q रो L बराबर V A और T, Q रो L बराबर V A T, Q रो L बराबर V A T। तो देखिए कौन सा है, तो D ऑप्शन है, Q रो L बराबर V A T, कौन सा ऑप्शन है, तो D ऑप्शन है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किए हम सबसे पहले आपको पता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध जो होता है R बराबर रो L बाय A होता है। फिर ओम के नियम से, ठीक है, प्रवाहित धारा जो है, विद्युत धारा, वह विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। और यहाँ पर हमने R का मान इक्वेशन 1 से पुट कर दिया है, और इसके आधार पर V रो L बराबर क्या हो जाएगा, Q रो L बराबर V A T हो जाएगा। तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। चलिए 190 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि A4 सीट, आसान प्रश्न है, A4 सीट जो है उसके A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, सीट ड्राइंग सीट की बात कर रहा है, तो ड्राइंग सीट पर ड्राइंग बनाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये आपका सीट है। ये सीट अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको भारतीय मानक यानी ISO के अनुसार हमारा जो ड्राइंग सीट होता है उसकी अलग अलग लंबाई होती है। जनरली ड्राइंग सीट जो है वो 1 2 3 4 और 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और इसको A0, ठीक है, A1 A2 A3 और A4 के द्वारा सूचित किया जाता है। जनरली 4 प्रकार के ड्राइंग सीट जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो अलग अलग मापों के होते हैं। देखिए सबसे पहला जो है, ये आपको लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हम निकाल रहे हैं, यानी ब्रेड्थ इनटू लेंथ का अनुपात है, और ये हमेशा मिलीमीटर में होता है। किस में अनुपात होता है, मिलीमीटर में होता है। चलिए देखते हैं, ये 841 गुना 1089 मिलीमीटर होता है। 841 गुना 1089 मिलीमीटर होता है। अब देखिए ये 841 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर A1 का जो लंबाई है, तो A1 का जो चौड़ाई है वो होता है 594। ध्यान दीजिएगा, 594
गुना 841। फिर ये देखिए ये 594 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 594 आ गया, और ये 420 आ गया, ठीक है। और ये जो 420 है ये यहाँ पर आ गया 420। अब देखिए ठीक है 420 और ये 297 होता है, कितना होता है 297 होता है। और लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा A4 जो है ये 297 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 210। तो ये देखिए ये है चौड़ाई और ये है इस साइड वाला लंबाई है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि A4 सीट की छोटी भुजा, छोटी भुजा मतलब क्या हुआ A4 सीट की छोटी भुजा यानी चौड़ाई की विषय में हम बात कर रहे हैं। तो चौड़ाई छोटा होता है लंबाई से, तो चौड़ाई लीजिए A4 सीट का चौड़ाई कितना हो गया 210। और फिर कह रहा है कि A3 सीट की लंबी भुजा, तो A3 सीट का लंबा भुजा देखिए क्या होगा 420। तो देखिए भाई तो A4 अनुपात A3 बराबर 210 अनुपात कर लीजिए, ठीक है कितना, तो ये हो जाएगा 420। तो ध्यान दीजिएगा क्या निकल गया 1:2, कितना निकल गया 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बी नंबर आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये ड्राइंग शीट जो होता है, ये देखिए ड्राइंग शीट होता है, ये चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई है, और इसके आधार पर ड्राइंग शीट पर ही हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग बनाते हैं। जनरली भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग शीट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। A0 उसको A0, A1, A2, A3, A4 के द्वारा सूचित किया जाता है। और ठीक है लंबाई और चौड़ाई मैंने बताया, सबसे बड़ा जो ड्राइंग शीट होता है वो A0 होता है, जिसका चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है 841 अनुपात 1089 होता है, जो लिखा हुआ है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, ये 841 यहाँ कर दिया, तो इस तरह से चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 191 नंबर सवाल देखते हैं। दशमलव संख्या 413 के समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होती है। तो क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 413 के समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनरी संख्या में तुरंत हम लोग बदल लेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं हम लोग, कैसे बदलते हैं बाइनरी संख्या को, ठीक है डिजिटल संख्या में, और डिजिटल संख्या को बाइनरी संख्या में। तो हमारा प्रश्न का क्या कह रहा है 413 के समतुल्य, तो 413 को भागा दीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4 और क्या बच गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 करिए और ये 206 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या शेष बच गया, 1 बच गया। फिर देखिए 2 से भागा देते हैं, 2 का 2 हो गया, 0 3 हो गया, तो कुछ शेष नहीं बचा, 0 आ गया। फिर देखिए तो जितना शेष बचेगा वो नीचे लिखेंगे, 2 पंचा 10 और 2 का 2, तो कितना शेष बचा 1 बचा। फिर देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो 26 25 दूनी 50, 1 फिर बच गया। फिर देखिए ठीक है 51 हो गया, 25 हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है तो 2 यहाँ देखिए 12 से कटा, 1 बच गया। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 छक्के 12, यहाँ 0 बच गया। फिर देखिए 2 3 6, 0 बच गया। फिर देखिए 2 कम 2, 1 बच गया। तो ये ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 1 0 0 1 1 1 0 1, ये देखिए ये हो गया, यानी 1 1, ठीक है 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। और ये बाइनरी संख्या निकल गया। तो यानी 413 को बाइनरी संख्या में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते 413 को, जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे और जिससे लगेगा भाग उसको यहाँ पर लिखेंगे, और इसको हल करते हुए ये आपको संख्या प्राप्त हो गया। तो इसको बाइनरी संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए बाइनरी संख्या की जब भी बात होती है तो बाइनरी संख्या में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो 0 और 1 जिसको हम लोग बाइनरी संख्या कहते हैं, ध्यान में रखना है। 0 और 1 के आधार पर हम लोग बेस में बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि भाई क्या करना है कि लेड की उष्माधारिता इतना दिया हुआ है, और यदि लेड के 250 ग्राम के टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल उष्मा अवशोषित कर किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उष्माधारिता ज्ञात करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो क्या कह रहा है कि उष्माधारिता आपको निकालना है। क्या निकालना है, उष्माधारिता निकालना। तो उष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, उष्माधारिता बराबर होता है कि उष्मा में परिवर्तन बटा तापमान में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा जरा, उष्माधारिता निकालना है
तो अगर किसी वस्तु को आप ऊष्मा देते हैं तो उसके ऊष्मा में कितना परिवर्तन होता है, और ठीक है आपको तापमान में परिवर्तन के अनुपात को ऊष्मा धारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता। मान लीजिए कितना आपने ऊष्मा दिया है किसी वस्तु को, तो ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा एच बटा तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी, यानी ऊष्मा में परिवर्तन बटा तापमान में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा ये अनुपात को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आपका ऊष्मा धारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो प्रश्न में आते हैं, तो कितना ऊष्मा में परिवर्तन है भाई जी, तो ऊष्मा में परिवर्तन है आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में ऊष्मा पहले वाला ऊष्मा दिया हुआ है, ठीक है। यदि लेड की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 150 जूल पर केजी है, कितना जूल पर केजी है, तो 150 जूल पर केजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि लेड की ऊष्मा धारिता, यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े को 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, कितना किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो देखिए कितना किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो ये अवशोषित कर रहा है 5 किलो जूल, तो यानी 5 किलो जूल से उसका ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच बराबर हो गया 5 किलो जूल, जरा देखिए डेल्टा एच बराबर 5 किलो जूल हो गया, तो 5 किलो जूल का मतलब क्या होता है, 5 गुना 10⁻³ जूल होता है। और तापमान में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, ये 10 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस दिया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये निकाल लेते हैं, हीट कैपेसिटी C बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, तो देखिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, तो 5 गुना 10⁻³ है बटा, ठीक है, टी का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, देखिए 5 गुना 10⁻² बचेगा, यानी 500 कितना हो जाएगा, 500 जूल पर केल्विन हो जाएगा, जूल पर केल्विन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जूल पर केल्विन हो जाता है, जूल पर केल्विन हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है, ऊष्मा धारिता बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यानी ऊष्मा में परिवर्तन बटा तापमान में परिवर्तन के अनुपात को हम ऊष्मा धारिता कहते हैं। चलिए, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, तो आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं 193 नंबर। पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है, यदि उस टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 2.5 हो तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें। क्या कह रहा है, वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का वायु में भार बटा वस्तु के भार में आभासी कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वस्तु के भार में आभासी कमी, देखिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो आभासी आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, आपेक्षिक घनत्व। यहाँ देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, ठीक है, घनत्व बराबर होता है वस्तु का वायु में द्रव्यमान बटे वस्तु का, ठीक है, वस्तु का जल में द्रव्यमान, वस्तु के जल में द्रव्यमान में आभासी कमी। देखिए भाई, तो टुकड़े का आभासी द्रव्यमान, तो वस्तु का मान लीजिए W1 है बटा क्या कर ले W2 का मान 60 दिया हुआ है, आपेक्षिक घनत्व का मान 2.5 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल W1 बराबर 60 गुना 2.5 और ये निकल के आ जाएगा 150 ग्राम। कितना ग्राम, 150 ग्राम आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना ग्राम, 150 ग्राम आंसर होगा। कितना ग्राम होगा, 150 ग्राम आंसर होगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पूरी तरह से डुबाया जाता है तो टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है, टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। तो वस्तु का जल में द्रव्यमान में आभासी कमी का बात बोल रहे हैं। वस्तु का क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है कि पानी में पूरी तरह डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। तो डुबाए तो 60 ग्राम प्राप्त हुआ, तो 60 ग्राम प्राप्त हुआ, तो एक आभासी कमी बात कर रहा है, तो कमी कहेगा तो W1 माइनस क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो W1 माइनस 60 कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2.5 W1 माइनस 150 बराबर W1 कर लीजिए। तो इसको इधर कर लीजिए, तो 1.5 W1 बराबर 150, W1 बराबर
150 अपन क्या हो जाएगा 1.5 करिए, ऊपर दीजिए 10, 15 दसाई 150 यानी 100 ग्राम द्रव्यमान होगा। कितना ग्राम द्रव्यमान होगा? 100 ग्राम द्रव्यमान होगा। तो पानी में, ठीक है, पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि उस टुकड़े का अपेक्षित घनत्व 2.5 ग्राम हो तो कितना हो जाएगा उसका, ठीक है, उसका वायु में द्रव्यमान कितना ग्राम हो जाएगा? तो वायु में द्रव्यमान 100 ग्राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है, अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का वायु में द्रव्यमान बटा वस्तु का जल में द्रव्यमान में आभासी कमी की बात करते हैं। ठीक है, आभासी कमी, वस्तु का जल में द्रव्यमान करते हैं। आभासी कमी मत कीजिए, वस्तु का जल में द्रव्यमान करते हैं। तो वस्तु का जल में द्रव्यमान, तो जल में द्रव्यमान जैसे ही निकालेंगे तो ये देखिए W1 बटा क्या हो जाएगा? तो W1 मान लेते हैं कि वस्तु के का आभासी द्रव्यमान कितना हो गया? W1 माइनस W2। तो जल में आभासी द्रव्यमान होगा। तो वस्तु का जल में द्रव्यमान, वस्तु का वायु में द्रव्यमान बटा वस्तु का जल में द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दो बाइनरी संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो देखिए, बाइनरी संख्या का अंतर निकालने के लिए आपको सबसे अच्छा काम है कि उसको डेसिमल में बदलिए, और डेसिमल बदल के तब जाकर के उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है? 1 0 0 1 0 0 0 3 हो गया और 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो बाकी तो कुछ नहीं है। तो 1 इंटू 3 ही है ना, 7 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू 2 टू द पावर क्या हो गया? 7 प्लस, और बाकी सबके आगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला संख्या जो है 1 इंटू 2 टू द पावर क्या हो गया? 4 हो गया। तो निकाल लेते हैं इसको, बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा। तो निकाल लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? तो 2 टू द पावर 7, क्यों? क्योंकि बाकी जो केस में करेंगे हम, तो सबसे पहले 0 इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे किसी चीज़ को तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। कितना हो गया? 128 हो गया। ध्यान में रखिएगा, कितना हो जाएगा? 128 हो गया। प्लस अब देखिए, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 128 और 64 16 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 144, पहला नंबर है। अब दूसरे नंबर का निकालते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपको 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये 0 1 2 3 4 5 और क्या हो गया? 6 हो गया। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, और बाकी तो ये 0 0 है, खत्म हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0। चलिए निकालिए, 2 का पावर 6 अगर हो गया तो 64 दूनी 128, 64 हो जाएगा। 2 टू द पावर 5 अगर हो गया तो 32 हो गया। 2 टू द पावर 4 हो गया तो 16 हो गया। तो 3 हो गया तो 8 हो गया, और अंत में 1 हो गया। तो 64, देखिए 32 16 8 1 9 16 9 25 25, तो 8 1 9 9 6 15 15 2 17 17 4 21 का 1 हो गया। हाथ में कितना बचा? 2, तो 2 बचा। तो 2 2 2 1 3 3 3 6 6 6 12 121 हो गया। अब देखिए 144 में से 21 को घटा लीजिए। 144 में से कितना घटा लेंगे? 121 को घटाइए, देखिए कितना हो जाता है। तो 121 घटाइए, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3, और 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, तो 23 आ गया। ये डेसिमल में है। और 23 को क्या करते हैं हम लोग? आपको बदल देते हैं बाइनरी में। 2 10 जा, 2 11 जा, ठीक है, 22। तो क्या बचा? 1 बचा, तो 1 यहाँ डाल दीजिए। फिर देखिए 2 2 5 जा 10, 1 बचा, डाल दीजिए वहाँ पर ऊपर में। 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ डाल दीजिए। फिर देखिए 2 1 जा 2, क्या बचा? 0 बचा। तो ये इधर से लेते हैं, 1 0 1 1 1। ये हो गया। आपको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा नंबर में है? तो 1 0 1 1, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि सबसे पहले बाइनरी संख्या जो भी दिया हुआ है उसको आप डेसिमल में बदल लीजिए। ये आसान तरीका है।
ठीक है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है। सबसे पहले क्या कीजिए कि बाइनरी नंबर जो आपको दिया हुआ है उसको डेसिमल बदलिए, और डेसिमल में बदलने के बाद उसको दोनों को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और अब वही जो है आपका आंसर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या में देखिए, लेड की क्या दिया हुआ है, लेड की संलयन की विशिष्ट ऊष्मा 23 जूल पर ग्राम दिया हुआ है। यदि लेड का एक टुकड़ा जिसका हिमांक कितना है, तो जमने पर 2116 जूल ऊष्मा मुक्त करता है, तो उस टुकड़े का द्रव्यमान, देखिए हिमांक दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हिमांक दिया हुआ, तो हिमांक पर तापमान क्या होता है, नियत होता है। हिमांक पर क्या होगा, तापमान नियत होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, हिमांक पर तापमान नियत होता है। और आपको पता है कि तापमान नियत होगा, जब भी तापमान नियत होगा तो क्या करेंगे, Q बराबर CM डेल्टा T होता है। Q बराबर क्या होता है, CM डेल्टा T होता है। तो निकाल लेते हैं इसको, Q बराबर CM डेल्टा T। यहाँ डेल्टा T बराबर नियत दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है Q का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान हिमांक पर ठीक है, डेल्टा T बराबर कांस्टेंट, ध्यान में रखिए इसको। चलो तो M बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। Q का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 221 क्या 2116 जूल दिया हुआ है। तो और C का मान कितना दिया हुआ, C का मान दिया हुआ 23। तो निकालिए इसको, 23 से निकालते हैं, देखिए क्या निकल जाता है, तो भागा दे देते हैं, 23 6 22116 देख लीजिए, 6 18 का 8 हाथ में कितना बचा, 1 और 6 दूनी 12, पूरा नहीं ज़्यादा होगा, तो लगभग कितना निकल जाएगा आंसर। तो 9 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से कीजिए, 9 3 जा 27 और 2 बचा, और 9 2 जा 18, 207, 4 आ गया, 6 आ गया, 23 दूनी 46, कट गया पूरा। तो कितना हो जाएगा, 92 ग्राम आंसर होगा। क्या होगा, 92, चूँकि केजी में दिया हुआ, केजी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी आंसर होगा। तो इस प्रश्न में क्या करते हैं कि ध्यान में रखना है कि दिया गया ऊष्मा जो है वह क्या होगा, C बराबर M डेल्टा T हो जाएगा। तो M का वैल्यू निकाल लीजिए, चूंकि हिमांक पर तापमान का मान क्या होता है, नियत होता है, और इसके आधार पर हमने क्या किया, तापमान को नियत मान लिया, और M बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। इसके आधार पर हमने आंसर प्राप्त कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 197 नंबर प्रश्न देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, 1 मीटर पैमाने का वजन 75 ग्राम है। देखिए क्या कह रहा है, 1 मीटर पैमाने का वजन कितना ग्राम है, 75 ग्राम वजन दिया हुआ। तो लिख लेते हैं, मीटर पैमाना बनाते हैं। ये आपका मीटर पैमाना है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को। 1 मीटर पैमाना, जब भी मीटर पैमाना बोलेगा तो मध्य बिंदु से इधर का क्या होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर से इधर कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि भाई ये मीटर पैमाना तो दिया हुआ है, और ठीक है इसमें क्या है कि 75 ग्राम है, इसे 50 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया जाता है। किसके निशान पर, तो 50 सेंटीमीटर के निशान पर, यहाँ पर टिकाया है। ठीक है, 75 ग्राम है। कितना ग्राम है भाई जी, 75 ग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 40 ग्राम के द्रव्यमान को 20 सेंटीमीटर के निशान पर, 40 ग्राम के द्रव्यमान को कितना सेंटीमीटर के निशान पर, 20 सेंटीमीटर के निशान पर, ठीक है निशान पर, और 50 ग्राम के द्रव्यमान को 90 सेंटीमीटर के निशान पर लटकाया गया है। तो 50 ग्राम के द्रव्यमान को, ठीक है कितना सेंटीमीटर पर, 20 ग्राम के द्रव्यमान को 50, ठीक है 20 सेंटीमीटर के निशान पर, यहाँ से क्या हो गया, तो 20 सेंटीमीटर के निशान पर देख लीजिए कितना सेंटीमीटर पर है, ये 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा जरा, 20 सेंटीमीटर पर कितना ग्राम, 50, 20 सेंटीमीटर के निशान पर 40 ग्राम, तो 40 जी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 जी। अब फिर प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि भाई साहब ये तो लटका दिया आप, अब क्या कह रहा है कि 50 ग्राम के एक द्रव्यमान को 90 सेंटीमीटर के निशान पर रखा जाता है, 90 सेंटीमीटर के निशान। चलिए यहाँ पर कितना ग्राम, तो ये ग्राम है, आपको कितना ग्राम है, तो ये ग्राम है 50 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि
इससे 20 ग्राम के घन द्रव्यों को कहाँ पर रखे जाने पर पैमाने संतुलन की स्थिति में, मान लेते हैं कि ये x दूरी पर रखा जाता है, यहाँ से कितना दूरी पर रखा जाता है, x दूरी पर कितना ग्राम, तो 20 ग्राम को रखा जाता है। ये नया वाला रख रहे हैं हम, x दूरी पर रख रहे हैं, ये नया वाला, यहाँ देखिए ये नया वाला को रखा जाता है, इस दूरी पर रख रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो 20 ग्राम वाला है लटका हुआ, तो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा 50 माइनस x, 50 माइनस क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो गया, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, तो आपको फिक्स है ये, तो चूँकि 20 सेंटीमीटर के निशान पर लगाया गया था, तो केंद्र से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं, 20 सेंटीमीटर के निशान पर लगाया गया, ये 20 सेंटीमीटर के निशान पर, यहाँ से तो 20 सेंटीमीटर, ये 0 है, यहाँ से 20, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर दूरी हो गया, ध्यान दीजिएगा जरा, 30 सेंटीमीटर की दूरी हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो 50 सेंटीमीटर, ये 50 ग्राम का द्रव्यमान, ठीक है, तो यहाँ चूँकि पूरा है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर का दूरी हो गया। तो भाई साहब आपको क्या क्या प्रश्न में कह रहा है, पहला चीज क्या है, एकदम क्लियर करके सुनिए मेरी बात को, 50 ग्राम 90 सेंटीमीटर पर रखा जाता तो केंद्र से कितना दूरी हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो 40 ग्राम है 20 सेंटीमीटर के निशान पर है, तो यहाँ से कितना दूरी होगा, 30 सेंटीमीटर, और हमने क्या कहा कि 20 ग्राम के द्रव्यमान को x सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो x सेंटीमीटर लिए है, तो यहाँ केंद्र से कितना दूरी हो गया, 50 माइनस x हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको लीवर का जो सिद्धांत है, लीवर का सिद्धांत क्या कहता है कि वामवर्त आघूर्ण, लीवर का सिद्धांत क्या कहता है, वामवर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण के सिद्धांत क्या करता है लीवर का सिद्धांत, तो वामवर्त कुल आघूर्ण, वामवर्त कुल आघूर्ण बराबर, यानी इधर से जो आघूर्ण होगा ये इधर से आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा, कुल आघूर्ण बराबर, ठीक है, दक्षिणावर्त कुल आघूर्ण के, दक्षिणावर्त आघूर्ण के कुल आघूर्ण के बराबर होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो कितना ग्राम द्रव्यमान है, 20 ग्राम, गुना कितना दूरी है उसका, तो 50 माइनस x है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, द्रव्यमान गुना क्या होगा, अक्ष से दूरी का गुणनफल, यही आघूर्ण होता है, प्लस, अब ये देखिए इधर कितना द्रव्यमान और है, 40 ग्राम है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 30 सेंटीमीटर, 40 गुना 30, और इधर कितना है, केवल आपको 50 ग्राम है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से, तो 40 सेंटीमीटर, तो 50 गुना क्या करेंगे, 40 कर लेंगे। तो भाई साहब ये देखिए निकल गया आपका, तो क्या करें, इसको इधर कीजिए, तो 1000 हो गया माइनस 20x, ठीक है, प्लस 1200 बराबर कितना, 2000, उधर घटा देते हैं, और 800 आ गया, इसको इधर ले आते हैं, 20x बराबर क्या हो गया, 20x बराबर निकल गया 200, कितना, 200, 20x बराबर निकल गया 200, तो x बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर टिकाया जाएगा। एकदम सवाल आसान है, ध्यान में रखना है कि हमेशा लीवर का सिद्धांत क्या कहता है कि वामवर्त कुल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त कुल आघूर्ण के, ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा सिस्टम देखिएगा, तो बहुत आसान सवाल है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 198 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 198 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 15 ओम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 40 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो 15 ओम वाले प्रतिरोधक में कितना धारा प्रवाहित होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसान प्रश्न है, ठीक है, 24 ओम के प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है उसको हमने क्या कर दिया है, आपका जो सिस्टम है उसको ये प्रतिरोधक है, दो प्रतिरोधक है, दो आपका प्रतिरोधक है, यहाँ देखिए ये दो प्रतिरोधक आपको ये प्रतिरोधक है और कितना ओम है, 10 ओम और 15 ओम, इसको हमने जोड़ दिया कितना ओम से, 24 ओम से, और
कह रहा है कि ये कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 और 15 को निकाल लीजिए, कुछ समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो आपको पता है कि 15 गुना 10 बटा 15 प्लस 10, 15 प्लस क्या हो गया 10 हो गया, प्लस ये 24 ओम है, तो 24 ओम कर देते हैं। तो निकाल लीजिए 15 गुना 10, तो 15 गुना 10 बराबर कितना होता है 150, 150 अपॉन क्या कर दीजिए 25 प्लस 24, ठीक है 25 छः 150, 24 36, 30 ओम हो गया आपको प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध कितना ओम 30 ओम हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जब समतुल्य प्रतिरोध आपको निकल गया तो वोल्ट कितना है 12 वोल्ट का बैटरी है। कितना वोल्ट का बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट का बैटरी है। अब इससे क्या करते हैं तो धारा निकल लेते हैं। धारा आई बराबर क्या होता है V बटे R कर लीजिए, तो आई बराबर V बटे R, तो 12 बटे क्या कर लेते हैं 30 कर लेते हैं, 30 कर लीजिए। तो क्या निकल जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंच 30, यानी 0.4 एम्पियर निकल गया। ये धारा हो गया, कुल धारा इसमें प्रवाहित हो रहा। अब क्या कह रहा है कि हमको किस में 15 ओम में, हमको 15 ओम में धारा, ये देखिए इधर से इधर गया कितना ओम गया, तो ये धारा जा रहा है, मान लीजिए इधर से इधर नहीं, ठीक है इसको बैटरी को उल्टा कर देते हैं, ये ऐसे कर दीजिए, तो इधर से इधर धारा जा रहा है, तो ये घुसा इसमें, कितना धारा घुसा, तो धारा घुस रहा है 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 ओम में निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको कि जब भी 15 ओम में धारा निकालना हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब भी 15 ओम में धारा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो I1 बराबर क्या करेंगे, यहां देखिए जिसका धारा निकालना हो, ठीक है, उससे ऊपर वाले के प्रतिरोध को लीजिए बटे, ठीक है, जितना कुल धारा कुल प्रतिरोध है 10 प्लस 15 गुना जितना आपको धारा कुल धारा जितना उसमें प्रवाहित हो रहा है, यानी ये I जो धारा है इसका मान कर दीजिए, तो आपको निकल जाएगा ये। तो देखिए 10 बटे 25 गुना 0.4, 5 दूनी 10, 25 25 और ठीक है, तो ये निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए 10 आ गया, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 बटे 50, तो निकाल लीजिए 1.6 बटे 10 यानी 0.16 एम्पियर निकल जाएगा। कितना एम्पियर निकल जाएगा 0.16 एम्पियर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें बोलता धारा निकालने के लिए तब क्या करते, तो ऊपर लेते 15 ओम, ठीक है, इसमें बोलता अगर धारा निकालने के लिए, इसमें बोला तो हम ऐसे निकाल लिए 15 गुना 0.4 बटे क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 यानी 25, 5 दिया 15 और 25 25 और 5 है 40, तो 0.08 कर दीजिए, 8 दिया 24 यानी 0.24 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, 0.24 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए कुल धारा आई बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 निकल गया इसमें धारा, तो ध्यान में रखना है इसको, किस तरह से मैंने बनाया है। चलिए आप आगे बात करते हैं। 199 नंबर सवाल देखिए, किस प्रकार की पेंसिल की लीड सबसे कठोर होती है। ध्यान में रखना है कि पेंसिल की लीड की अगर बात करेंगे हम लोग तो 9H पेंसिल की लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। ध्यान दीजिएगा 9H पेंसिल की लीड में सबसे कठोर क्या होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और किस तरह से इसको बनाएंगे तो ये भी जरा देख लीजिए। हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग जानेंगे कैसे कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जनरली हार्डनेस जो है 9H से लेकर के H तक होता है, और H का मतलब होता है हार्ड, H का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। और ध्यान में रखना है कि पेंसिल का जो और भी प्रकार है, और भी बहुत प्रकार, ये हार्ड प्रकार हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार के पेंसिल होते हैं जिसमें, ठीक है, आपको HB, ठीक है, फिर क्या हो गया B, फिर क्या हो गया 1B, ठीक है, ये सब भी पेंसिल के प्रकार होते हैं, ठीक है। HB, B, ठीक है, 1B से लेकर के 10B तक के भी पेंसिल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि सबसे कठोर लीड जो होती है वो 9H पेंसिल की होती है। और जैसे जैसे हम लोग आपको 9H से H की तरफ जाते हैं तो कठोरता का मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ध्यान में रखना है कि H का अर्थ होता है क्या, हार्ड, और B का अर्थ होता है ब्लैक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। और 200 नंबर का प्रश्न है, कोई वस्तु अपने विराम से, देखिए कोई वस्तु अपने विराम से प्रारंभ कर रहा है गति, तो ध्यान देना है जरा, ये विराम से प्रारंभ कर रहा है गति, तो x बराबर यहाँ क्या है 0 है, t बराबर क्या है 0 है। तो पहले x अक्ष में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से घूमता है 2 सेकंड और 4 सेकंड की अवधि में, ये 2 सेकंड में चल रहा है। 2 सेकंड में कितना गया
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 2 सेकंड में गया, और दूसरा क्या है आपको 4 सेकंड में गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको निकालना है v1, यहाँ निकाल लीजिए, v1 बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो पहला वाले केस में निकाल लेते हैं, v1 बराबर क्या होगा इस कंडीशन के लिए u प्लस ए टी। तो u का मान 0 है, a का वैल्यू दिया हुआ 3 गुना t का वैल्यू दिया v1 बराबर u प्लस ए टी। और यहाँ ठीक है आपको पता है u बराबर क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ, 3 गुना और t का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी 6 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके लिए निकालिए, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड के बाद बोलते हैं v2 बराबर फिर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, ध्यान दीजिएगा। तो 0 प्लस ठीक है a का वैल्यू कितना है 3 है, और t का वैल्यू कितना है 4, तो 12 मीटर पर सेकेंड है। तो v एवरेज बराबर क्या होता है v1 प्लस v2 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 6 प्लस 12 बटे कितना हो गया 2, 6 और 12 कितना हो गया 18, 18 बटे 2 यानी 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी और देखिए औसत चाल कितना हो गया 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मित्रों ठीक है, आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। देखिए बनाइए सवालों को, और ये सवाल जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत लाभदायक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।